हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आई एम प्रशांत और आज के क्लास में हम एनालाइज करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑफ 19 सितंबर। ठीक है, तो आज हिंदू न्यूज़पेपर नहीं है बिकॉज आज गणेश चतुर्थी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। और गणेश चतुर्थी की वजह से हिंदू न्यूज़पेपर की आज ऑफकोर्स उनका हॉलीडे है तो पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इंडियन एक्सप्रेस जो है दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज टुडे। तो इंडियन एक्सप्रेस में जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आज हम एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी विच टॉपिक वी आर गोइंग टू सी। द फर्स्ट टॉपिक एंड विच इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे इज विमेन्स रिजर्वेशन बिल। ओके, तो ये विमेन्स रिजर्वेशन के बिल के बारे में हमें देखना है कि जिसके थ्रू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर में गवर्नमेंट वांट्स टू गिव द रिजर्वेशन टू द वीमेन। ठीक है, तो ये फ्रंट पेज का ही टॉपिक है और उसके रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल्स लाइक पेज 8 और बाकी पेजेस पे भी है, तो इसलिए ये हमें डिस्कस करना है। ओके, उसके बाद हमें डिस्कस करना है होयसला टेम्पल्स के बारे में। अब आपने शायद कल के न्यूज़पेपर में ऑलरेडी पढ़ा है कि शांति निकेतन हैज बीन गिवन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। ओके, नाउ होयसला टेम्पल्स आर आल्सो एडेड नाउ इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। ठीक है, कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में होयसला टेम्पल्स है, ये भी ऐड किए गए हैं। कल आपने शांति निकेतन के बारे में देखा था, आज इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दी पीएम वानी विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम। तो एक आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पे, तो ये एडिटोरियल पेज पे जो आर्टिकल है उस पीएम वानी के रिगार्डिंग पीएम वानी स्कीम क्या है और उसके बाद आर्टिकल में कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, एक ऑफबीट टॉपिक है, थोड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरिएट। ओके, पार्लियामेंट का सेक्रेटरिएट जो है ना, इसके बारे में एक आर्टिकल है। तो उस आर्टिकल में जो चीजें डिस्कस की गई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरिएट के बारे में, उसकी प्रोविजंस के बारे में, ओवरऑल थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पार्लियामेंट्री सेक्रेटरिएट का दिया है। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जनरली इग्नोर हो जाता है हमसे, लेकिन अच्छा है कि आज इंडियन एक्सप्रेस वी आर डिस्कसिंग, तो पार्लियामेंट के सेक्रेटरिएट के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले। ओके, एंड लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। एक प्रपोज प्लेटफॉर्म है ये IRDAI द्वारा। ओके, तो ये बीमा सुगम प्लेटफॉर्म क्या है ये हमें देखना है। चलिए लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज नाउ। और आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज शायद जो हो सकती है दैट इज विमेन्स बिल इन द वर्क्स अगेन। ओके, तो ऐसा न्यूज है, देखिए अभी तक ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है पार्लियामेंट में। ओके, बट देर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स कि जो करंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट जो है, इसके कैबिनेट ने ये विमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने का अप्रूवल दे चुका है कैबिनेट। ये न्यूज है अभी तक। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। एक मंडे देयर वाज एन अनशेड्यूल्ड मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। एक अचानक से एक मीटिंग होती है कैबिनेट के और उसमें शायद अब डिसीजन लिया गया है कि विमेन रिजर्वेशन बिल जो है ये अब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा। तो एक हिस्टोरिक डिसीजन काफी बड़ा हो सकता है इस गवर्नमेंट का ये। ओके, तो विमेन रिजर्वेशन बिल मतलब किस में रिजर्वेशन? ऑफकोर्स विमेन्स रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर। ओके, तो विमेन को पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटर में 33% रिजर्वेशन दिया जाए, इसके लिए फिर से बिल जो है अब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने वाला है। ओके, ऐसे न्यूज रिपोर्ट्स और हमें पता चलेगा ये, क्योंकि अभी स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज आल्सो गोइंग ऑन। आज से ये नए पार्लियामेंट में बिल्डिंग में तो एक्चुअली होने वाला है आज से स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमें पता चलेगा कि आगे इसमें क्या होगा। ओके, और ये काफी डेवलपिंग टॉपिक होगा, किस तरीके से रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया जाएगा, आगे क्या होगा, ये तो आगे काफी सारे आर्टिकल्स भी उस पे होंगे। लेकिन बेसिक लेवल पे आज हम समझते हैं कि विमेन रिजर्वेशन जो है इसके फेवर में कौन से आर्गुमेंट्स है, अगेंस्ट कौन से आर्गुमेंट है और इस रिजर्वेशन बिल की हिस्ट्री क्या है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ताकि आपका एक बेसिक यहाँ क्लियर हो जाए। तो आगे की कोई भी आर्टिकल हो तो आप इसको क्या है इजीली पढ़ सकते हो। ओके, तो प्रोबेबली ऐसा कहा जाता है कि शायद अब ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पास भी हो जाएगा बिकॉज गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है, बट इंप्लीमेंटेशन इसका हमारा 2029 के बाद ही हो सकता है। ओके, जब नया डिलिमिटेशन होगा सारे कॉन्स्टिट्यूंसी का उस वक्त। ओके, चलो। सो करंटली अगर आप देखो इस आपके इंडियन एक्सप्रेस में एक पर्टिकुलर आपको मैप भी दिया गया है। ओके, और इस मैप के थ्रू बताया गया है कि कौन से असेंबलीज में आज विमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि पंचायती राज लेवल पे ओके और म्युनिसिपैलिटी लेवल पे विमेन को रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन इज देयर। ओके, बट एट स्टेट लेजिस्लेटर एंड पार्लियामेंट लेवल इट इज नॉट देयर। ओके, एंड वी नो दैट कि विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर में काफी कम है। अगर हम कहते हैं कि 50% विमेन वोटर्स आर देयर इन इंडिया, ओके, तो रिजर्व उसके
मतलब अगर देखा जाए प्रोपोर्शन में तो काफी कम उनका रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ये लोकसभा है आज की, इसमें करंट लोकसभा में अराउंड 15%, 14.94 मतलब अराउंड 15% जो है विमेन का रिप्रेजेंटेशन है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है अभी तक का पार्लियामेंट में। और राज्यसभा में अराउंड 14% है। तो आज भी देखा जाए तो अराउंड 14% विमेन जो है दे आर देयर इन द पार्लियामेंट। ओके, और स्टेट असेंबलीज की अगर बात की जाए तो रिसेंट जो इलेक्शंस हुए थे, फॉर एग्जांपल रिसेंट राजस्थान में जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, लास्ट जो भी इलेक्शन है, उससे हमें पता चलता है कि वहां 12% टोटल जो है विमेन आर देयर इन दी लेजिस्लेटर, स्टेट लेजिस्लेटर की बात कर रहे हैं। ओके, 12%, तो 12% तो काफी हाई है उस रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो, बाकी स्टेट्स के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए। सो देयर इज स्टेट लाइक तमिलनाडु, तो लास्ट इलेक्शन जो तमिलनाडु में हुआ था, तो उस इलेक्शन के हिसाब से वहां ओनली 5.13% ऑफ द विमेन आर देयर इन द स्टेट लेजिस्लेटर, विच इज वेरी लेस, वो काफी एक्चुअली कम है। कर्नाटका में जो लास्ट इलेक्शन है उस हिसाब से तो ओनली 3.14% विमेन जो है दे आर इन द स्टेट लेजिस्लेटर गेटिंग रिप्रेजेंटेड। ओके, तो मैक्सिमम अगर हमें देखा जाए तो यहाँ हमें मिलता है छत्तीसगढ़ में, जहां अराउंड 14.5% ऑफ द विमेन आर देयर इन दी छत्तीसगढ़ स्टेट लेजिस्लेटर। ओके, तो दैट्स वाई ऐसा लगता है कि विमेन को जो है रिजर्वेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटर में। ओके, तो क्या विमेन के रिजर्वेशन बिल फर्स्ट टाइम अब इंट्रोड्यूस होगा क्या? ऐसा नहीं, इसकी हिस्ट्री थोड़ी जानिएगा। ओके, तो 1996 में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एंड व्हाई दिस 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस? इट वाज अगेन इंट्रोड्यूस फॉर द विमेन्स रिजर्वेशन ओनली, दैट विमेन शुड बी गिवन 33% रिजर्वेशन इन लोकसभा एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली। इसलिए ये रिजर्वेशन बिल उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, बट दिस रिजर्वेशन बिल लैप्स्ड फर्दर। उसके बाद ये कोई लोकसभा में पास नहीं हुआ, राज्यसभा में भी पास नहीं हुआ, तो दिस बिल एक्चुअली लैप्स्ड बिकॉज उस वक्त जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती कुछ दिन के बाद। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो 1999 में, 2002 में, 2003 में फिर से ये ऐसा रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। ओके, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है, बट इट वाज नेवर पास्ड आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा, कहीं भी एक्चुअली ये पास नहीं हुआ। जैसे ही उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व होती है तो ये लैप्स हो गया। ठीक है, फिर से 2008 में इसमें एक सीरियस अटेम्प्ट किया गया, व्हेन यूपीए गवर्नमेंट वाज देयर, 2008 में अटेम्प्ट किया गया और राज्यसभा में बिल वाज इंट्रोड्यूस और राज्यसभा में ही ये विमेन रिजर्वेशन बिल पास भी होता है, which kind of gave 33% reservation to the women. Okay, however this bill was not introduced in the lower house, Lok Sabha. Okay, तो इस बार इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही लोकसभा बाद में डिसॉल्व हो जाएगी तो ये बिल लैप्स हो जाता है। तो 2008 में कम से कम राज्यसभा में उस वक्त पास हुआ था, मतलब 2008 में इट वाज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा और 2008 में ये पास हुआ था, लेकिन उसके बाद लोकसभा में कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। ओके, तो इस वजह से बाद में ये बिल लैप्स हो चुका है। ठीक है, तो अब उसके बाद ये फिर से अटेम्प्ट किया जाएगा कि ये विमेन रिजर्वेशन बिल जो है इट विल बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर ये पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस होता है और प्रेजेंट गवर्नमेंट की बैकिंग से होता है तो ऑफकोर्स ये पास होने की काफी बड़ी संभावना है, बिकॉज अब अगर आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो मेनी अपोजिशन पार्टीज आर आल्सो सपोर्टिंग दिस, और जो पार्टी इन द पावर है उसकी तो काफी मेजोरिटी ऑलरेडी। ओके, तो ये शायद पास हो सकता है विमेन रिजर्वेशन बिल। तो क्यों विमेन रिजर्वेशन बिल होना चाहिए? व्हाई विमेन शुड बी गिवन रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर? किस तरीके से ये देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसके फेवर में आर्गुमेंट्स कौन से? ओके, एक आर्गुमेंट है ऑफकोर्स दैट इज इनइक्वालिटी, कि विमेन इन इंडिया फेस दी सिस्टेमिक इनइक्वालिटी एंड बैरियर्स। ओके, और उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उतना नहीं हुआ है अभी तक, और दैट्स व्हाई विमेन शुड बी गिवन दिस पर्टिकुलर रिजर्वेशन। ओके, तो जिस स्पीड से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विमेन का हो रहा है एक्चुअली इंडिया में, उस स्पीड से अगर हम जाए ना तो आगे 150 साल 150 मोर ईयर्स वी रिक्वायर इन ऑर्डर टू गेट दैट रिप्रेजेंटेशन फॉर विमेन इन इंडिया, एक उनकी प्रॉपर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होने के लिए। और इस स्पीड से अगर हम जाए तो 150 ईयर्स वी रिक्वायर मोर। ओके, तो वो तो काफी स्लो प्रोसेस है, तो उससे अच्छा क्या है कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए। ओके, सेकंड थिंग क्या है कि अगर ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस क्या है हमारा कि हमने पंचायत में ऑलरेडी विमेन को रिजर्वेशन दिया है। ओके, और कुछ रिसेंट स्टडी थे पंचायत के, दे हैव शोन अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस, कि विमेन व्हेन दे वर गिवन रिजर्वेशन, इससे विमेन एम्पावरमेंट में काफी फायदा हुआ है। वहां जो लोकल विमेन है उनके लिए काफी अच्छा उनका काम हुआ है। ओके, रिसोर्सेस अलोकेट काफी अच्छे से हुए हैं, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें एक्चुअली दिखा है। अब रिसेंट टाइम में और एक आर्गुमेंट ये किया जाता है कि देखो विमेन का वोट शेयर तो बढ़ा है, वी हैव यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया, विमेन का वोट शेयर भी बढ़ा है, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन नहीं बढ़ रहा है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटर में।
तो वोट शेयर अगर बढ़ रहा है तो उस हिसाब से प्रेजेंटेशन भी उनका बढ़ना चाहिए, और हमारा पास अच्छा उसका एक्सपीरियंस भी है, दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर। ओके फाइन। तो एक जेंडर गैप जो है ना इंडिया में, ये जेंडर गैप को ब्रीच करने का काम कर सकता है विमेन का रिजर्वेशन, बट देयर आर मेनी आर्गुमेंट्स व्हिच आर गिवन अगेंस्ट दिस आल्सो। ओके, कौन सा एक आर्गुमेंट है? द मोस्ट फंडामेंटल आर्गुमेंट इज द इक्वालिटी, कि ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के खिलाफ जाता है। कैसे जाता है? नाउ यू आर गिविंग स्पेशल ट्रीटमेंट टू द वन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज वुमेन, एंड यू आर नॉट गिविंग द सेम ट्रीटमेंट टू द मेन। मेन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं और वुमेन के लिए यू आर क्रिएटिंग अ रिजर्वेशन, तो दैट्स व्हाई दिस इज अनइक्वल ट्रीटमेंट। ओके फाइन, दैट इज वन आर्गुमेंट अगेंस्ट इट। सेकंड आर्गुमेंट जो है कि जैसे अब कास्ट बेस्ड, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओके, दे आर ऑलरेडी गिवन रिजर्वेशन, फाइन। तो उस वही आर्गुमेंट दिया जाता है कि देखिएगा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक होमोजेनस ग्रुप है और आपको उसने रिजर्वेशन दे दिया। ओके, उसी तरीके से विमेन एक सेपरेट ग्रुप है विच इज वीकर ग्रुप इन द सोसाइटी एंड दे शुड आल्सो बी गिवन रिजर्वेशन। ओके, बट देयर आर सर्टेन एक्सपर्ट्स, उनका कहना है कि विमेन जो है दे डू नॉट फॉर्म द होमोजेनस ग्रुप लाइक कास्ट ग्रुप्स। कास्ट ग्रुप्स होमोजेनस ग्रुप्स होते हैं, विमेन वैसे नहीं होती। ओके, विमेन देमसेल्व्स आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कास्ट्स, ठीक है, तो इसलिए विमेन को आप सेपरेट एक ग्रुप ट्रीट नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज दे देमसेल्व्स आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कास्ट, मल्टीपल रिलीजन्स। ओके, तो इसलिए उनको रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते एज अ सेपरेट ग्रुप ट्रीट कर। थर्ड यहाँ पे एस्पेक्ट ये आता है कि अगर आप वुमेन को रिजर्वेशन देते हो तो वोटर की चॉइस रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वोटर चॉइस विल बी रिस्ट्रिक्टेड। कैसे वोटर्स की चॉइस रिस्ट्रिक्ट हो जाती है? नाउ दे विल हैव टू सिलेक्ट द वुमेन कैंडिडेट्स ओनली। 33% सीट्स ऐसे होगी कि जहां ओनली वुमेन कैंडिडेट्स विल स्टैंड फॉर इलेक्शन, तो मे बी वोटर्स वांटेड सम मेल कैंडिडेट्स टू गेट इलेक्टेड देयर, लेकिन उनको चॉइस नहीं है, उनके पास यही चॉइस है कि बस वुमेन कैंडिडेट के लिए अब वोट करें, तो उनकी चॉइस रिस्ट्रिक्ट यहां हो जाती है। ओके, और ऑफकोर्स अब कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो कहता है कि देखो ये तो आइडियल फैमिली के जो हमारी वैल्यूज है उसके खिलाफ जाएगा, है कि आपने किसी पर्टिकुलर वुमेन को आप एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो, यहाँ पे मेन और वुमेन में एक तरीके से कंपटीशन इसमें बन जाएगी, तो मे बी उससे एक एनिमोसिटी क्रिएट हो सकती है मेन और वुमेन में, इवन इन सेम फैमिली इटसेल्फ। ओके, तो ऐसे कितने सारे आर्गुमेंट्स के अगेंस्ट भी दिए जाते हैं। कुछ भी आर्गुमेंट कोई भी दे, बट इट्स अ वेरी रिवोल्यूशनरी स्टेप। अगर गवर्नमेंट ऐसा बिल पास करता है तो इट कुड बी अ वेरी ग्रेट लीगेसी फॉर द करंट गवर्नमेंट दैट कुड बी क्रिएटेड, क्योंकि ये काफी साल से ट्राई किया गया है, मल्टीपल टाइम्स ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन अभी तक ये पास नहीं हो पाया सच। ओके, तो इसके रिगार्डिंग फर्दर डेवलपमेंट्स विल कम टू नो। ओके, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कर्नाटका's होयसला टेम्पल्स। अब आपने ऑलरेडी कल न्यूज पढ़ी है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर, इनका वेस्ट बंगाल में जो शांति निकेतन है, यूनिवर्सिटी जो है वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अब आज की न्यूज ये है कि होयसला टेम्पल्स जो है कर्नाटका के, इवन दे आर इंक्लूडेड इनटू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ओके, तो ये अब बिकॉज होयसला टेम्पल्स आर नाउ इंक्लूडेड इनटू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो ये 42nd साइट हो जाएगी अब इंडिया की, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। तो कैसे इंक्लूजन होता है, किस तरीके के साइट्स होती है, कल्चरल, नेचुरल एंड ऑल दिस थिंग्स विल नॉट डिस्कस बिकॉज ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है आपका कल परसों, सो अब फिर से आज उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिक एस्पेक्ट्स इसके। ओके, आज बस हम होयसला टेम्पल के बारे में जानते हैं। ओके, तो 3 प्लेसेस के होयसला टेम्पल्स आर इंक्लूडेड इन दिस, होयसला टेम्पल ऑफ बेलूर, हलेबीड एंड सोमनाथपुरा। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट साइट्स है होयसला डायनेस्टी की, जो कर्नाटका में होयसला डायनेस्टी जो थी विच वॉज रूलिंग देयर इन 11, 12, 13 सेंचुरी। ओके, तो इसका बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा में यहाँ उनके टेम्पल्स है, और ये 3 टेम्पल जो है ये यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए हैं। तो ग्रुप ऑफ टेम्पल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ। ओके, 3 डिफरेंट साइट्स के 3 टेम्पल यहाँ पे जो इसको इंक्लूड किया गया है, ये आपको याद रखना। फाइन, तो यहाँ देखिएगा चन्नकेश्वरा टेम्पल बेलूर का, होयसलेश्वरा टेम्पल हलेबीड का, और केशवा टेम्पल सोमनाथपुरा का, ये तीनों भी होयसला स्टाइल से बने हुए हैं। ओके, 3 डिफरेंट प्लेसेस पे, और बाकी भी टेम्पल्स है वहां, ऐसा नहीं कि ओनली दिस टेम्पल्स आर देयर। तो 3 डिफरेंट साइट्स के 3 डिफरेंट टेम्पल्स है, तो इट्स अ काइंड ऑफ वी कैन से ग्रुप ऑफ टेम्पल्स दैट इज इंक्लूडेड इन दिस। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग, उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना देखते हैं, ये होयसला टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ना, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं जो आर्ट एंड कल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो होयसला टेम्पल आर्किटेक्चर आपको कहाँ डेवलप हुआ है? ये कर्नाटका में डेवलप हुआ है।
बिकॉज ऑल थ्री प्लेसेस बेलूर हलेबीड हो ये सारी कर्नाटक की प्लेसेस है। सेकंड, आपको होयसाला डायनेस्टी जो यहाँ रूल करती है उनके अंडर ये डेवलप हुआ है अराउंड इन 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 13th सेंचुरी आप कह सकते हो यहाँ डेवलप हुआ। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें समझ में आती है। नाउ यू नो दैट कि टेम्पल आर्किटेक्चर में ओके एक होती है नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो हमारे नॉर्थ इंडिया में होती है, नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया में होती है। दूसरी होती है द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो सदर्न स्टाइल ऑफ साइड ऑफ इंडिया में है, सदर्न इंडिया में एक्चुअली होती है। ओके तो ये नगारा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल अपने कुछ उसके डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर है। ओके तो ये होयसाला के जो टेम्पल है ये कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल के, ये भी तो एक क्वेश्चन है। ओके तो होयसाला टेम्पल जनरली जो है ये माने जाते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है नगारा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। ओके विच इज ऑल्सो कॉल्ड द वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके तो वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नगारा एंड द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये एक्चुअली होयसाला स्टाइल है। ओके तो आप अगर देखना इसमें तो मल्टीपल टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है ये होयसाला, जिसमें नगारा आता है नॉर्थ इंडिया से। ओके उसी टाइम पे आपको मैं दिखाता हूँ उस वक्त सेंट्रल इंडिया में एमपी और उस जगह पे अगर देखा जाए तो भूमिजा एक स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर क्रिएट होती है। कहाँ पे? सेंट्रल इंडिया में। तो उस भूमिजा स्टाइल के भी कुछ एलिमेंट जो है इस होयसाला स्टाइल में सेंट्रल इंडिया के उस तो मिक्सचर एक है, भूमिजा स्टाइल के भी है, फिर द्रविड़ स्टाइल के भी है इसमें। ओके अब द्रविड़ स्टाइल में एक चालुक्यन स्टाइल है, चालुक्यस के जो टेम्पल थे, चालुक्य डायनेस्टी में जो टेम्पल्स एस्टैब्लिश किए थे उसके भी एलिमेंट्स हमें होयसाला स्टाइल में मिलते हैं। ओके तो इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स दैट इज होयसाला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके ये सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखें। सेकंड तो इट्स अ मिक्स या फिर वेसरा स्टाइल इसको कह दो। सेकंड यहाँ इसका फीचर है कि यहाँ जो टेम्पल्स बने गए हैं इसके लिए सॉफ्ट स्टोन यूज किया गया है। ओके और बिकॉज सॉफ्ट स्टोन हैज बीन यूज्ड तो इसमें कार्विंग करना काफी इजी हो गया। दैट्स व्हाई दीज आर वेरी एलैबोरेटली डेकोरेटेड टेम्पल्स, काफी एलैबोरेट डेकोरेशन इसमें, चाहे वो इंटीरियर हो टेम्पल का, इंटीरियर मतलब इनर साइड ऑफ द टेम्पल, इनर वॉल्स हो, या एक्सटीरियर हो टेम्पल का, आउटर वॉल्स हो। एंड इवन टेम्पल्स की जो मूर्तियां है उस पे भी, एक मूर्ति पे भी अगर कोई ऑर्नामेंट्स है तो दे आर ऑल्सो कार्व्ड वेरी वेल ओवर हियर। ओके तो आप देखना काफी अच्छी डिजाइन होती है वैसा टेम्पल्स में। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वेरी एलैबोरेट कार्विंग इज देयर, वट एवर आई एम टेलिंग यू इट्स देयर इन द नोट। आप यहाँ से सॉफ्ट स्टोन से यहाँ बनी है बिल्डिंग्स। ओके इट इज देयर। तो इंटीग्रेट कार्विंग काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे स्कल्पचर्स उस पर बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है अब यहाँ टेम्पल देखिएगा, एक अपरेस प्लेटफॉर्म है टेम्पल, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है और उस पे ऊपर टेम्पल एक कंस्ट्रक्शन है, तो इसको कहा जाता है जगती। टेम्पल आर्किटेक्चर की इसमें इसको क्या कहा जाता है? जगती। तो जगती पे मतलब अप्रेस प्लेटफॉर्म पे ये टेम्पल्स बनाए गए। ओके और एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, दैट इज कि ये जो टेम्पल प्लान है ये स्टेलर टेम्पल प्लान है। जो टेम्पल प्लान यहाँ फॉलो किया जाता है वैसा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में, ये स्टेलर फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है। इससे पहले जनरली अगर लेट से आप नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखो तो यहाँ पंचायतन स्टाइल फॉलो की जाती है नगारा स्टाइल में, लेकिन ये स्टाइल यहाँ नहीं फॉलो किया जाएगा। यहाँ टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल होगा स्टेलर फॉर्म। स्टेलर फॉर्म मतलब स्टार लाइक, ऐसा एक आर्किटेक्चर टेम्पल का बनता है स्टार लाइक, आप यहाँ देखना। ठीक है ऐसा स्टार लाइक एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है टेम्पल के बेसमेंट का। ओके तो यहाँ स्टार लाइक प्लेटफॉर्म जो है इस तरीके से, ओके एक स्टार लाइक आर्किटेक्चर यहाँ क्रिएट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज स्टेलर फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, स्टेलर प्लान है इसका। ओके टेम्पल का प्लान जो है स्टेलर प्लान यहाँ बन जाता है। तो इसमें जनरली क्या होगा कि सेंट्रल, और इसमें क्या होता है सेंट्रल लेवल पे एक हॉल होगा, पिलर्ड हॉल होता है ऐसा। ओके और इसके साइड में ऐसे श्राइन्स होंगे, जैसे यहाँ एक डेटी की टेम्पल होगा, साइड में डेटी का एक गर्भगृह होगा और आगे एक टेम्पल का डेटी का गर्भगृह होगा। ओके तो बीच में एक पिलर्ड हॉल और उसके अराउंड गर्भगृह, और उसका ओवरऑल जो है इस तरीके से स्टार लाइक पैटर्न बनता है, उसको स्टेला पैटर्न कहते हैं। ओके ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है हमें इस टेम्पल्स के बारे में यहाँ याद रखना है। तो ऑफकोर्स यहाँ देखिएगा लास्ट में क्या लिखा है, वॉल्स एंड स्टेयर्स ऑफ द टेम्पल्स फॉलोड जिगजैग पैटर्न। आपको जिगजैग पैटर्न हो गए बिकॉज एक स्टेलर फॉर्म आपने क्रिएट किया, तो ऐसे वॉल्स भी इसकी जिगजैग ऐसी वॉल्स होगी अगर आप देखना तो यहाँ। ठीक है तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर होयसाला टेम्पल्स। चलो नाउ इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिया गया है और ये 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है, यू शुड नो दैट। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द पीएम वानी।
सो देयर इज एन आर्टिकल इन एडिटोरियल सेक्शन, उसका टाइटल है विन विन फॉर ऑल। ओके, और इसमें कहा गया है कि जैसे यूपीआई है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उस तरीके से पीएम वानी जो है इट हैज अ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो ये पीएम वानी स्कीम सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आर्टिकल में है वो हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली इस आर्टिकल में पीएम वानी के एडवांटेजेस डिस्कस किए गए। ओके, तो दो तीन एडवांटेज जो इसमें डिस्कस किया है विल डिस्कस दैट। लेकिन सबसे पहले पीएम वानी क्या है? ऑफकोर्स पीएम वानी मींस व्हाट? प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। ओके, तो ये जो स्कीम है ना यूनियन कैबिनेट ने 2020 में ही अप्रूव किया था। ओके, और इस स्कीम का पर्पस क्या है? इस स्कीम का पर्पस है कि वाईफाई हॉटस्पॉट्स एस्टैब्लिश किए जाए। ओके, लोकल लेवल पे मल्टीपल प्लेसेस पे वाईफाई हॉटस्पॉट जो है एस्टैब्लिश किए जाए, सो दैट इस हॉटस्पॉट्स को एक्सेस करके लोग इंटरनेट एक्सेस कर सके, लोकल इंटरनेट एक्सेस इससे बढ़ सके। ओके, तो ये वाईफाई हॉटस्पॉट्स कौन एस्टैब्लिश करेगा? एनीवन कैन एस्टैब्लिश दिस वाईफाई हॉटस्पॉट्स। ओके, लोकल कोई लेट से किराना शॉप है किसी विलेज में, तो किराना शॉप में वाईफाई हॉटस्पॉट किराना शॉप वाला जो पर्सन है वो एस्टैब्लिश कर सकता है। ओके, लोकल कोई लेट से ऑफिस है, तो दे कैन एस्टैब्लिश दिस वाईफाई हॉटस्पॉट्स। ओके, फिर उसके साथ कई घर है एक, और घर के आसपास एक लोकेलिटी में काफी सारे लोग रहते हैं, तो एक घर में भी आप किसी के घर में भी यू कैन एक्चुअली एस्टैब्लिश दिस पर्टिकुलर वाईफाई हॉटस्पॉट्स। ओके, तो जहां ये वाईफाई हॉटस्पॉट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे उन सेंटर्स को बेसिकली कहा जाएगा पीडीओज। पीडीओज मतलब पब्लिक डेटा ऑफिसेस। पहले आपको याद होगा पीसीओ होता था, अब तो नहीं है, ठीक है, सबके पास अब मोबाइल हैंडसेट्स होते हैं, फोन होते हैं, तो पीसीओज होते थे। तो पीसीओज पे हम जाते थे, वी यूज्ड टू पुट दैट 1 रुपीज कॉइन ऑन दैट, ठीक है, एंड देन वी यूज्ड टू कॉल अप समवन हु वांटेड टू कॉल, ठीक है, तो पीसीओज उस वक्त होते थे। तो उसी टाइप का आप समझ लीजिएगा ये पीडीओज है, पब्लिक डेटा ऑफिसेस है। ओके, कि जहां लोकल लेवल पे अलग अलग जगह पे ऐसे वाईफाई हॉटस्पॉट्स वहां एस्टैब्लिश हो, और उसको कुछ पर्टिकुलर नॉमिनल फीस पे करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उस वाईफाई हॉटस्पॉट्स आसपास के लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज बेसिकली स्कीम दैट इज पीएम वानी स्कीम। ओके, तो क्या एडवांटेज है स्कीम का? आपको तो दैट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। दैट्स व्हाई दिस आर्टिकल इज सेइंग कि पीएम वानी स्कीम ऐसी स्कीम है कि जो इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना ये ट्रांसफॉर्म कर सकती है, लाइक यूपीआई हैज डन। नाउ एवरीबॉडी यूजेस यूपीआई राइट फॉर पेमेंट। ओके, तो 5-6 साल पहले किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि यूपीआई इतना पॉपुलर हो जाएगा, राइट? तो अब तो एवरीवन ऑलमोस्ट, यू गो टू ऑटो वाला, ही विल बी और शी विल बी यूजिंग द यूपीआई। आप सब्जी खरीदने जाओ, यूपीआई का वहाँ यूज होता है, यूपीआई बेस्ड एप्स वहाँ यूज होते हैं। तो सिमिलर वे यहाँ अब यूपीआई के लिए इंटरनेट एक्सेस भी चाहिए, तो इंटरनेट एक्सेस अगर आपको लोकल लेवल पे चाहिए तो ये पब्लिक वाईफाई दे सकते हैं। ओके, तो क्या इसका फायदा है? सबसे पहले तो इट विल डिलीवर द अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस टू द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सोसाइटी। स्पेशली दिस सोसाइटी के सेक्शन में वाईफाई एक्सेस नहीं है नॉर्मल जैसे, ओके, वहां सिग्निफिकेंट डेटा एक्सेस जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ इसका फायदा दिया। सेकंड, इट कैन ऑल्सो जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। एक काइंड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि कोई किराना शॉप वाला पर्सन है या बाकी कोई शॉप्स है, ये क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे ये पीडीओज एस्टैब्लिश कर सकते हैं, पब्लिक डेटा सेंटर्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उनके लिए एक पैसा कमाने का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। ओके, अब ये आर्टिकल क्या कहता है, देखिए इस पर्टिकुलर यहाँ इस आर्टिकल के बारे में एक पॉइंट बताया गया। इस आर्टिकल का कहना है कि देयर आर सर्टेन पीपल हु क्रिटिसाइज दिस स्कीम सेइंग दैट कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डेटा के जो पैक होते हैं, डेटा पैक जो है हमारा मोबाइल का, ये काफी सस्ता हो चुका है पहले से, ठीक है। 200 रुपए 300 रुपए में आपको पूरे महीने भर का इंटरनेट मिल जाता है उस पर, ठीक है। तो इफ दैट इज देयर विद पीपल देन व्हाई वुड दे वुड यूज दिस पीएम मनी? ये जो पब्लिक वाईफाई आपने प्रोवाइड कर दिया वो क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी उनको उनके फोन के रिचार्ज के साथ तो डेटा एक्सेस मिल जाता है वहां पे। ओके, तो इसके काउंटर करते वक्त यहाँ ये ऑथर कहते हैं इस आर्टिकल के कि ऐसा नहीं है। अभी भी काफी सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है कि जिनको हाई स्ट्रीमिंग सर्विसेज चाहिए, स्पेशली दे वांट टू वॉच वीडियोस, दे वांट टू यूज मल्टीपल एप्लीकेशंस।
तो इसलिए आपको थोड़ा हाई स्पीड अगर नेट चाहिए तो इस पब्लिक वाईफाई से मिल सकता है, पीएम वाणी के थ्रू मिल सकता है। तो इट इज स्टिल अ गुड पब्लिक, आप कह सकते हो कि एक अपॉर्चुनिटी है काफी अच्छी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीएम वाणी स्कीम और उसके आर्टिकल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओवर हियर। ओके, चलिएगा, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो इस आर्टिकल में जो दिया है ना वही चीजें हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कि पार्लियामेंट सेक्रेटरीट के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली आर्टिकल कहता क्या है, इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन पेज है, इस एक्सप्लेन पेज पे एक्चुअली ये आर्टिकल है, राइट। तो ये आर्टिकल कहता है, देखिएगा, पार्लियामेंट की हिस्ट्री के बारे में, पार्लियामेंट्री डिबेट्स के बारे में, या पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग आ चुकी है इसके बारे में तो सब हम बात करते हैं, राइट राइट। बट देर इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी दैट enables द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज पार्लियामेंट सेक्रेटरीट। ओके, और इस पार्लियामेंट सेक्रेटरीट के बारे में इतनी बात नहीं की जाती है, उसको इतना डिस्कस नहीं किया जाता है। सो दैट्स व्हाई इन दिस आर्टिकल दिस राइटर एक्सप्लेन्स द हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट सेक्रेटरीट इन इट्स वर्किंग, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस स्पेशली फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो इस आर्टिकल में क्या दिया गया है, थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि पार्लियामेंट सेक्रेटरीट कैसे एस्टैब्लिश हुई, और थोड़ा फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पार्लियामेंट सेक्रेटरीट के फंक्शंस क्या है, ये इसमें थोड़ा डिस्कस किया गया है। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, एक विठल भाई पटेल, नॉट सरदार वल्लभ भाई पटेल, आई एम टॉकिंग अबाउट विठल भाई पटेल, और दूसरा एम.एन. कोल, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है पार्लियामेंट सेक्रेटरीट के फंक्शनिंग में, ये भी इसमें डिस्कस किया गया है। सो लेट्स ट्राई टू डिस्कस दैट। हम इस आर्टिकल के पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, सेपरेट कुछ नहीं डिस्कस करना है यहाँ पे। ओके, तो अब बेसिक लेवल पे व्हाट इज पार्लियामेंट सेक्रेटरीट, ये बेसिकली एक पार्लियामेंट का ऑफिस है, ओके, विच एक्चुअली डज ऑल द बैक ऑफिस वर्क फॉर पार्लियामेंट। ओके, तो पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, ओके, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसके रिकॉर्ड्स क्रिएट करना, ओके, जो पार्लियामेंट में डिबेट्स होती है, लेट्स से पार्लियामेंट में कोई बिल है तो उसके रिगार्डिंग रिसर्च करना, ओके, फिर पार्लियामेंट सेक्रेटरीट के जो हेड होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, हेड होता है, ये राज्यसभा और लोकसभा के चेयरमैन को एडवाइस भी देता है। तो राज्यसभा और लोकसभा चेयरमैन जो है, इनके फंक्शनिंग में मदद करना, उनको एडवाइस करना पार्लियामेंट के रूल्स के रिगार्डिंग, ओके, तो ये सारा चीज जो है ये पार्लियामेंट सेक्रेटरीट करता है। ओके, तो बेसिकली अगर पार्लियामेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ये ऑफिस अगर नहीं है, तो पार्लियामेंट कैन नॉट फंक्शन। अगर आप देखा जाए तो बैक ऑफिस सारा वर्क यही करता है, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड क्रिएट करना, रिसर्च करना, ठीक है, चेयरमैन को वहां मदद करना, इसलिए मेंबर्स को अगर किसी बिल पे रिसर्च चाहिए तो वो करके उनको रिपोर्ट क्रिएट करके देना, ये सारा पार्लियामेंट सेक्रेटरीट करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें याद रखना। सो हाउ दिस बॉडी वॉज एस्टैब्लिश, तो उसमें काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो किया गया है वो विठल भाई पटेल द्वारा। तो नाउ हु इज विठल भाई पटेल, इफ यू हैव स्टडीड द मॉडर्न हिस्ट्री, विठल भाई पटेल वाज द फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द सेंट्रल असेंबली। ओके, जो ब्रिटिश टाइम की सेंट्रल असेंबली थी हमारी, उसके फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर 1925 में कौन होते हैं, ये सरदार, उस नॉट सरदार वल्लभ भाई पटेल, आई एम सॉरी, विठल भाई पटेल जी। ओके, और उस वक्त आपको जो सेंट्रल असेंबली के स्पीकर होते थे उनको स्पीकर नहीं प्रेसिडेंट कहा जाता था, स्पीकर कहा जाता, तो उस वक्त प्रेसिडेंट कहा जाता। तो प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल असेंबली जो है ये विठल भाई पटेल बने थे। एंड ही हैड पुट फॉर द आइडिया, कि दो आइडिया एक्चुअली ही विल पुट फॉर। फर्स्ट, कि एक सेपरेट पार्लियामेंट की सेक्रेटरीट क्रिएट किया जाए, तो एक आइडिया थी उनकी कि सेपरेट पार्लियामेंट सेक्रेटरीट क्रिएट किया जाए। और सेकंड उनकी आइडिया थी कि सेपरेट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए पार्लियामेंट को, नॉर्मल पुलिस नहीं, लेकिन एक सेपरेट सिक्योरिटी स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए पार्लियामेंट का। ओके, तो एक सेपरेट पार्लियामेंट का सिक्योरिटी और दूसरा सेक्रेटरीट, ये दोनों क्रिएट हो जाए। ओके, और इस वजह से 1929 में ओके एक सेपरेट ऑफिस पार्लियामेंट का बनता है, जिसको हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट क्रिएट होता है 1929 में। ओके, और फिर इसी पार्लियामेंट सेक्रेटरीट का एक स्पेशलाइज, धीरे धीरे आप देखोगा एक कैडर क्रिएट होगा, मतलब उनके ऑफिसर्स का एक कैडर वहां पे क्रिएट किया जाएगा। ये यहाँ पे एक हिस्ट्री के बारे में यहाँ दिया गया है। सेकंड पॉइंट व्हाट इज गिवन ओवर हियर, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट पॉइंट इज गिवन रिगार्डिंग दी लोकसभा एंड राज्यसभा रूल। तो आज के हमारे लोकसभा और राज्यसभा रूल है, ये क्या कहते हैं कि सेक्रेटरी जनरल शैल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड अ फुल रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एट ईच ऑफ इट्स सिटिंग्स एंड शैल पब्लिश इट इन द फॉर्म ऑफ मैनर एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि सेक्रेटरी जनरल है, देखो कौन कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सेइंग दिस। ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा रूल्स प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट लोकसभा एंड राज्यसभा रूल्स से
कि जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, सेक्रेटरी जनरल इज हू, ही इज बेसिकली पार्लियामेंट सेक्रेटरीट हेड। ओके, तो पार्लियामेंट की जो सेक्रेटरीट होती है, ओके, उसका जो हेड होता है, जो ऑफिसर होता है हेड, जिसको हम सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, तो ये सबसे पहले जान लेना। तो पार्लियामेंट सेक्रेटरीट के हेड को सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। ओके, और सेक्रेटरी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? ये एक्चुअली लोकसभा स्पीकर, ओके, और राज्यसभा चेयरमैन। ये भी याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इंफॉर्मेशन आपको ये बता देता हूं। ओके, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द टू हाउस हैव डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द सेक्रेटरी जनरल। ओके, तो अगर ये सेक्रेटरी जनरल जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट के, ये राज्यसभा की चेयरमैन या लोकसभा के चेयरमैन जो है ये अपॉइंट करते हैं। इसको याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट अपॉइंट नहीं करता। सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये हेड है। ये दो फैक्ट्स आपको याद पता चाहिए। अब तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू लोकसभा एंड राज्यसभा रूल, सेक्रेटरी जनरल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वाट एवर प्रोसीडिंग्स हैपन इन द पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो उसमें जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसको रिकॉर्ड की जाए, ओके, और उसको टाइम टू टाइम पब्लिश किया जाए। ओके, तो ये रिकॉर्ड जो होते हैं ये पब्लिश होता है, तो ये हमें भी इसका एक्सेस एक्चुअली होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें यहाँ पे याद रखना है। तो 1921 से खास करके अगर आप देखा जाए तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड आज भी क्रिएट किया जाता है प्रॉपरली। ओके, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन द आर्टिकल इज दैट इज रिगार्डिंग द येमेन कोल। ओके, दैट इज महेश्वर नाथ कोल। तो महेश्वर नाथ कोल कौन थे? महेश्वर नाथ कोल 1937 में सेंट्रल असेंबली के उस वक्त मेंबर बनते, ओके, 1937 में, और बाद में वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना इसके सेक्रेटरी भी बनते हैं। तो येमेन कोल वाज फर्स्ट ऑफ ऑल 1937 में मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेटर ही वाज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेक्रेटरी। ओके, तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है तो पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम्स में, ओके, ही हैड डन अ इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द पार्लियामेंट सेक्रेटरीट। ओके, तो वो क्या करते हैं? पार्लियामेंट सेक्रेटरीट का रिसर्च एंड रेफरेंस सर्विस क्रिएट करते हैं। एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट किया जाता है पार्लियामेंट सेक्रेटरीट में जिसको हम कहते हैं रिसर्च एंड रेफरेंस सर्विस। इसका काम क्या होता है? कोई भी अगर मेंबर है पार्लियामेंट का और उसको किसी बिल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल है, उसके रिगार्डिंग उनको कुछ रिसर्च इंफॉर्मेशन चाहिए, सो दैट विल बी डन बाय दिस रिसर्च एंड रेफरेंस सर्विस। ओके, उसके साथ साथ 1956 में ही स्टार्टेड पुशिंग फॉर द सेपरेट बिल्डिंग फॉर द सेक्रेटरीट की, सेक्रेटरीट की अपनी एक सेपरेट बिल्डिंग वहां क्रिएट होनी चाहिए। ये स्टार्टेड पुशिंग फॉर दैट आल्सो। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द येमेन कोल का ये इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओके, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होने लगा? जैसे 1964 से पार्लियामेंट में ट्रांसलेशन की सर्विस भी प्रोवाइड होने लगी। पार्लियामेंट सेक्रेटरीट वो प्रोवाइड करती है, उसको भी याद रखिएगा। ओके, तो पहले 1964 में बस हिंदी में एंड इंग्लिश में ही ट्रांसलेशन होता था। अगर कोई भी बिल है तो उसका साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन अगर आपको चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश में ही होता था। आज जो है ये 22 लैंग्वेजेस में होता है साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन। लेट्स से फाइनेंस मिनिस्ट्री इज गिविंग एनी स्पीच और उनके स्पीच का किसी एमपी है, सम एमपीज लेट्स से फ्रॉम गुजरात, और उसको इंग्लिश नहीं पता और उनको गुजराती में अगर चाहिए उसका ट्रांसलेशन तो उनको गुजराती में और उसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आप पार्लियामेंट सेक्रेटरीट करती है। ओके, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर इस सेक्रेटरीट का थोड़ा सा आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर भी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका क्रिएट किया जाता है। जैसे 1974 में डिमांड होती है कि इस सेक्रेटरीट में एक प्रॉपर सेक्शंस क्रिएट किए जाए, फंक्शन बेस्ड सेक्शंस क्रिएट किया जाए। मतलब एक रिपोर्टिंग का सेपरेट सेक्शन क्रिएट हो, एक लेजिस्लेटिव सेक्शन इसमें क्रिएट किया जाए, एक इंटरप्रिटेशन जो किया जाता है या ट्रांसलेशन किया जाता है इसका एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट हो, प्रिंटिंग का सेपरेट सेक्शन क्रिएट हो। तो ऐसी डिमांड इसमें होने लगती है और इस वजह से आज क्या होता है कि पार्लियामेंट सेक्रेटरीट में ऐसे 8 सेक्शंस है, 8 डिफरेंट सर्विसेज है उसके अंडर। ओके, तो किसी को प्रिंटिंग का कुछ सर्विस चाहिए तो दैट विल बी देयर इन दैट सेक्शन। ऐसे सेक्शंस यहाँ पे क्रिएट किए गए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें याद रखना है। और लास्ट एक प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दैट, कि रिक्रूटमेंट कैसे होती है। अगर पार्लियामेंट्री जो स्टाफ है या सेक्रेटरीट में जो स्टाफ होता है उसकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है। ओके, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है देखिए। सी वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्टाफ रिक्रूटमेंट। ओके, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इट इज पार्लियामेंट विच कैन क्रिएट अ लॉ टू रेगुलेट the recruitment and conditions of service of the parliamentary secretary staff.
ओके तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी स्टाफ की कंडीशन ऑफ सर्विस, ओवरऑल उनका रिक्रूटमेंट रेगुलेट करने के लिए लॉ जो है ये पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है, बट अभी तक ऐसा कोई लॉ पार्लियामेंट में नहीं किया है। ओके इसलिए अगर आप देखा जाए तो ये सारा जो कंडीशन ऑफ सर्विस, इनका रिक्रूटमेंट, ये सब जो होता है दैट हैपन्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द हाउस। ओके जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, दे विल क्रिएट सर्टेन रूल्स और उस तरीके से ये होता है। ओके तो रिमेंबर दिस थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन दिस वर्क टू द पार्लियामेंट। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट लॉ क्रिएट कर सकता है उसके रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट, बट पार्लियामेंट हैजंट क्रिएटेड एनी सॉर्ट ऑफ सच लॉ। दैट्स व्हाई presiding officers of Lok Sabha and Rajya Sabha, they themselves make rule regarding that, and that's why presiding officers of the two houses appoint the secretary general of the parliamentary secretariat. Okay तो secretary general का काम क्या है? सबसे important काम की जो presiding officers है उनको advice देना, उनकी मदद करना कोई भी पार्लियामेंट के रूल्स के रिगार्डिंग, बाकी काम के रिगार्डिंग। और दूसरा काम है ओवरऑल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी स्टाफ का कि पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स को इस काम में मदद हो जाए। ओके तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, काफी अच्छा आर्टिकल है, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ओके चलिए आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं, एंड दैट इज रिगार्डिंग दी बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। तो व्हाट इज द न्यूज दैट IRDAI, या IRDAI मतलब क्या? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके जैसे स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है, ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर के लिए RBI है, उसी तरीके से इंश्योरेंस की जो रेगुलेशन करती है, इंश्योरेंस सेक्टर का हमारा जो रेगुलेशन करती है, ये है IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू अपॉइंट अ कमिटी टू क्रिएट द बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। ओके तो इसलिए हमें जानना है कि बीमा सुगम प्लेटफॉर्म क्या है। देखिए अभी तक ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, दिस इज गोइंग टू, इट विल बी एस्टैब्लिश्ड। ओके लेकिन इसके रिगार्डिंग एक कमिटी यहाँ पे अपॉइंट करने का प्लान है IRDAI का। सो व्हाट इज बीमा सुगम प्लेटफॉर्म? देखिएगा बीमा सुगम प्लेटफॉर्म, अब आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज दैट आर अवेलेबल। लाइफ इंश्योरेंस होता है, ओके हेल्थ इंश्योरेंस होता है, फिर उसके बाद जनरल इंश्योरेंस होता है, फॉर एग्जांपल आपके कार का, बाइक का, ये इंश्योरेंस होते हैं। बाकी भी ऐसे कुछ इंश्योरेंस एक्चुअली होते हैं, राइट? तो ये लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, कार एंड बाइक, ये सारे इंश्योरेंस हो, इसके रिगार्डिंग मल्टीपल कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स देती है आपको। ओके जैसे बजाज फाइनेंस का अपना इंश्योरेंस हो सकता है, ICICI बैंक का इंश्योरेंस हो सकता है, LIC है, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके इंश्योरेंसेस है। तो मल्टीपल कंपनीज विल गिव देयर डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज, और उसमें भी लाइफ, हेल्थ, बार का इतने सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है। तो ये सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का काम जो है ये बीमा सुगम प्लेटफॉर्म करेगा, बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली व्हाट, दिस इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म on which all the policies of all companies will be available। सारी कंपनीज की सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज इस पे अवेलेबल है, चाहे वो हेल्थ हो, लाइफ हो, कार हो, बाइक हो, और किसी बाकी तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, और किसी भी कंपनी की मल्टीपल प्रोडक्ट्स उनके अवेलेबल होंगे। तो कस्टमर कैन सिंपली गो ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म, दे कैन कंपेयर दिस डिफरेंट पॉलिसीज एंड दे कैन चूज वॉट एवर दे वांट। तो डायरेक्टली कस्टमर वहां जाके अपनी पॉलिसी चूज कर सकते हैं, अपनी पसंदीदा, ओके, और वहां फिर दे कैन परचेज दिस पॉलिसी। ओके तो पॉलिसीज काइंड ऑफ एग्रीगेशन यहाँ होगा। सेकंड थिंग इसमें क्या होगी कि सारा ट्रांजैक्शन जो है फिर पेपरलेस मैनर में, ऑल द ट्रांजैक्शन विल बी काइंड ऑफ डन इन द पेपरलेस मैनर ओवर। ओके और पॉलिसी की जो क्लेम सेटलमेंट जो होते हैं, ये क्लेम सेटलमेंट जो है इसी पे किए जाएंगे। तो फिजिकल कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। पॉलिसी परचेस करो, क्लेम चाहिए तो क्लेम सेटलमेंट हो, डिस्प्यूट्स रिड्रेसल भी शायद इसमें फ्यूचर में हो सकता है। सो ऑल दिस थिंग्स विल बी डन ओवर हियर। ओके तो क्या बेनिफिट है इस प्लेटफॉर्म के कि इट विल बी अ सिंगल विंडो फॉर ऑल द पॉलिसी होल्डर्स। तो मल्टीपल कंपनीज के वहां देखना, उनकी पॉलिसी सब कुछ करना नहीं, एक ही यहाँ पे जाइए आप और वहां जो करना है वो देख लीजिए सारे पॉलिसीज। ओके फाइन, वही आपका क्लेम सेटलमेंट भी हो जाएगा, वहीं से आप पॉलिसी भी बाय कर सकते हो। ओके और जब यूजर लॉग इन करता है इस प्लेटफॉर्म पे, तो यूजर को अपने कुछ ट्रू क्रेडेंशियल्स यहाँ देने पड़ेंगे। फिर पॉलिसीज खरीदनी है तो आपका शायद आधार कार्ड का रिकॉर्ड होगा, आपकी बर्थ डेट है, ये सब कुछ यहाँ आपको देना पड़ेगा, वो प्रॉपर यहाँ वेरीफाई होगा। तो ये वेरीफाइड रिकॉर्ड जो है पॉलिसी होल्डर्स के, ये भी एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनीज को मिल जाएगी। तो इंश्योरेंस कंपनीज कैन एक्सेस द वैलिडेटेड एंड ऑथेंटिक डेटा फ्रॉम दिस पोर्टल। ओके थर्ड, पेपर वर्क रिड्यूस हो जाएगा इससे, सब कुछ ऑनलाइन अगर हो रहा है तो। ओके एंड फोर्थ थिंग, बिकॉज मल्टीपल कंपनीज एंड देयर प्रोडक्ट्स आर ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म,
the competition within companies will be there. ओके, यूजर्स विल एक्सेस दिस, तो शायद पॉलिसीज की कॉस्ट इससे कम हो जाएगी यूजर्स के लिए, कमीशन जो होते हैं, प्रीमियम जो होते हैं, ये शायद कम हो जाएगा, पॉलिसी कॉस्ट जो है कस्टमर के लिए यहाँ कम हो जाएगी. ओके, तो कमीशंस ऑन द पॉलिसीज आर एक्सपेक्टेड टू कम डाउन, विच इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बेनिफिट द कस्टमर्स ओवर हियर. फाइन, तो विद दिस विल एंड दिस पर्टिकुलर क्लास. इसी के साथ इसको एंड करते. देखिए आज द हिंदू न्यूज़पेपर वाज नॉट देयर, बट स्टिल वी हैव मेड श्योर कि इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू आपको सारे आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट न्यूज आज पढ़ाई जाए. ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.